टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरी। आज भी लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़नी स्टोरी। और इस स्टोरी में आने वाले सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे और साथ के साथ उसके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड्स, वो है द आउल एंड द ईगल। मतलब एक उल्लू और एक गरुड़, चील। द आउल who lived on the large tree by the river in the forest was a very large proud fellow। प्राउड फेलो का मतलब होता है फ्रेंड एक घमंडी दोस्त, एक घमंडी दोस्त। और ये जो सेंटेंस है हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसकी जो मैन वर्ब है अगर आप देखें तो द आउल, और द आउल के बाद एक कंजक्शन आई है हु, लिव्ड, और एक मैन वर्ब आई है। लेकिन मैन वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट आया है और उससे पहले भी अगर देखें तो एक और सब्जेक्ट आया है। तो ये जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इसकी ये वर्ब नहीं हो सकती। तो इसकी जो वर्ब आई है उसके बाद ऑन द लार्ज ट्री बाय द रिवर इन द फॉरेस्ट वॉज अ वेरी प्राउड फेलो। वॉज ये एक मैन वर्ब है पास्ट सिंपल की, तो ये किस सब्जेक्ट की मैन वर्ब है। द आउल वॉज अ वेरी प्राउड फेलो। लेकिन ये जो एक क्लोज पूरा आया है इसके अंदर, ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो रहता था एक बड़े पेड़ पर, रिवर के पास, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, वो हुआ एक उल्लू जो जो एक बड़े पेड़ पर नदी के पास जंगल में रहता था, वो बहुत ही घमंडी फेलो था, मतलब घमंडी दोस्त था, साथी था। एज फार एज द आउल वॉज कंसर्न्ड, एज फार एज भी एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है जहाँ तक। द आउल एक हमारा सब्जेक्ट हुआ, वॉज कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या संबंधित, किसी से संबंधित या चिंता करना। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन आता है फ्रेंड्स इंग्लिश के अंदर, तो उसका जो पूरा मीनिंग निकलता है हिंदी के अंदर, तो वो ऐसा होता है जैसे जहाँ तक उल्लू उल्लू का सवाल है, जहाँ तक मेरी मम्मी का सवाल है, एज फार एज माई मम्मी इज़ कंसर्न। और यहाँ जो मतलब हुआ है एज फार एज द आउल वॉज कंसर्न, क्योंकि ये एक सेंटेंस जो था पास्ट के अंदर था, इस वजह से इसका मतलब हुआ जहाँ तक उल्लू का सवाल था। ही फेल्ट दैट हिज चिल्ड्रंस वर एब्सोल्युटली द प्रेटियस्ट बर्ड्स इन द एंटायर वर्ल्ड। एंटायर होता है संपूर्ण दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के अंदर। तो उसे लगता था, ही फेल्ट एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस की एक और कंजक्शन आई है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं दैट को। ही फेल दैट हिज चिल्ड्रंस वर एब्सोल्युटली द प्रेटियस्ट बर्ड्स, कि उसके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल, एब्सोल्युटली का मतलब होता है एकदम, बिल्कुल ही। प्रेटियस्ट होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत। एक हमेशा किसी भी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्रेंड, उसके साथ हमेशा दा का यूज़ किया जाता है। तो वो इन बर्ड के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, प्रेटियस्ट। तो वो समझता था कि उसके बच्चे एकदम, मतलब सब बिल्कुल ही एक खूबसूरत, मतलब शानदार और सुंदर पक्षी हैं पूरी दुनिया के अंदर। सैडली द ट्रुथ वॉज डिफरेंट, लेकिन दुख के साथ वो जो सच था वो अलग था, कुछ और था। वंस एन ईगल केम टू लिव ऑन द सेम ट्री वेयर द आउल लिव्ड। एक बार एन ईगल, एक ईगल होती है गरुड़, जिसे हम चील भी कहते हैं। एन ईगल कैम टू लिव, वो आई रहने के लिए, एक इन्फिनेटिव वर्ब, एक इन्फिनेटिव का यहाँ यूज़ हुआ है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेंड्स वो होती हैं जो सेंटेंस के अंदर यूज़ होती हैं एज अ नाउन, और जो इस सेंटेंस की मेन वर्ब है ये है कैम। एक ईगल आई रहने, तो हमेशा इनका जो हिंदी सेंस होगा उसका जो आप मीनिंग निकालोगे, एक
ईगल रहने आई ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर। तो नानेनी का सेंस देता है ये वर्ड हमेशा, चाहे इन्फिनेटिव हो और चाहे जेरेंड हो। कुछ स्पेसिफिक वर्ब हैं जिनके बाद जेरेंड आता है और किसी के बाद इन्फिनेटिव आता है। कैम एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा हमेशा अपने बाद इन्फिनेटिव लाती है। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? एक बार एक गरुड़ आता है रहने उसी पेड़ पर, वेयर द आउल लिव्ड। अब यहाँ पेड़ के बारे में फिर ये कंजक्शन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि जिस पेड़ पर वो रहता था, आउल। When the eagle finally met the owl, जब जो गरुड़ था आखिरकार वो उल्लू से मिला, उस आउल से मिला। तो वैन से एक सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहाँ इसका सेंस कब नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर इसका जो सेंस निकलेगा वो जब होगा, क्योंकि ये एज अ कंजक्शन यूज़ हो रही है। अगर एज अ WH फैमिली यहाँ यूज़ होती तो ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो वैन द ईगल फाइनली मेट द आउल, जब वो गरुड़ आखिरकार आउल से मिली। द फेरोसियस, फेरोसियस का मतलब होता है फ्रेंड भयंकर, क्रूर, क्रूर बीस्ट, बीस्ट होता है कोई भी पशु। काइंडली ऑफर्ड, उसको प्यार से शिष्टाचार से उसने ऑफर्ड होता है मतलब प्रस्तुत करना या कुछ पेश करना, तो उसने बहुत अच्छी तरह उससे पेश आया वो। जब ईगल फाइनली उस उल्लू से मिला, तो वो जो ईगल था बहुत ही नरमी से, बहुत ही प्यार से, शिष्टाचार से उसको उसने ऑफ़र किया आउल को, हेलो मिस्टर आउल, इट इज़ इंडीड ग्रेट टू मीट यू। तो हेलो मिस्टर आउल, उन्होंने उसको हेलो किया और कहा कि ये सच में, इंडीड का मतलब होता है सच में, बिल्कुल, और एकदम से मतलब वाकई, वाकई और सचमुच इसका मतलब होता है। ग्रेट टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ डू कॉल ऑन मी इफ़ यू एवर नीड एनीथिंग। तो इफ़ कंजक्शन का यहाँ पर यूज़ हुआ है फ्रेंड, जो कि एक कंडीशनल सेंटेंस है। और इंग्लिश के अंदर कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, कैटेगरी 0, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और चारों कैटेगरी के डिफरेंट रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जो आगे आपको धीरे धीरे चल के समझ में आएगा। प्लीज़ डू कॉल ऑन मी मतलब एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है उससे। मैन वर्ब से सेंटेंस जब भी शुरू होता है फ्रेंड्स, वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम यूज़ करते हैं इनका, तो या कोई रिक्वेस्ट होती है, उसमें कोई सजेशन होता है, कोई ऑर्डर होता है, तो इसलिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आती है, और इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है, तो जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनाइट का नेगेटिव बनाते थे डोंट लगा के, उसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी नेगेटिव बनता है। डू कॉल ऑन मी, मुझको ज़रूर कॉल करना। प्लीज़ डू कॉल ऑन मी मतलब ज़रूर कॉल करना। इफ़ यू एवर नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो मुझे। तो डू कॉल फ्रेंड एक बार सेंटेंस के अंदर हमें एम्फेसाइज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को, कि मुझे ज़रूर कॉल करना, थोड़ा एम्फेसाइज करते हुए कि ज़रूर कॉल करना। जब किसी सेंस में हमें इम्पोर्टेंस देनी होती है उस बात को, तो हम डू और डिड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग। आफ्टर ऑल वी आर नाउ नेबर्स, आफ्टर ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, हम पड़ोसी हैं अब। वी आर नाउ नेबर्स एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बताया जा रहा है कि हम नेबर्स हैं। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, और ना ही किसी मैन वर्ब का तो यहाँ यूज़ हुआ है, क्योंकि आर यहाँ पर एक मैन वर्ब की तरह काम कर रही है, लेकिन कोई भी डायनेमिक और एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, तो इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। द ईगल वॉज स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट, क्या मतलब हुआ? एक पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है फ्रेंड ये। सब्जेक्ट है हमारा द ईगल, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब, स्पीकिंग वर्ब मैन वर्ब है, एक प्रीपोजिशन, और एक पजेसिव प्रोनाउन हार्ट, जो अपने साथ एक कंपलसरी एक नाउन लेकर आता है। तो क्या मतलब हुआ? जो ईगल थी वो बोल रही थी अपने दिल की। द आउल नाउ कुड नॉट ट्रस्ट द ईगल विदाउट बीइंग श्योर ऑफ द ईगल्स करेक्टर।
तो क्या मतलब हुआ फ्रेंड इसका, जो आउल था वो भरोसा नहीं कर सकता था। कुड एक सकता के लिए यूज़ करते हैं हम, किसी पॉसिबिलिटी के लिए, और किसी भी एबिलिटी के लिए भी कभी कभार यूज़ होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो जो आउल था वो भरोसा नहीं कर सकता था, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो भरोसा कर सके उस ईगल पर, विदाउट बीइंग श्योर, ये पक्का, बिना पक्का किए हुए, विदाउट बीइंग श्योर, बीइंग एक जेरेंड का यहाँ यूज़ हुआ है, जो कि इस एम आर की एक वर्ब होती है, होना का सेंस होता है इसका। और ये क्योंकि ये एक विदाउट एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन भी हमेशा अपने बाद एक जेरेंड को ही फॉलो करती है इंग्लिश के अंदर। तो इस तरह से श्योर ऑफ द ईगल्स करेक्टर, करेक्टर होता है भूमिका। तो क्या मतलब वो इस सेंटेंस का, जो आउल था वो भरोसा नहीं कर सकता था ईगल को, बिना ये पक्का किए हुए ईगल्स की भूमिका को जाने हुए। ही हाउएवर मेड अ डील विद द बर्ड ऑफ प्रे, लेकिन फिर भी, तब भी, या बावजूद इसके, ही मेड अ डील, उसने एक डील की उससे, समझौता किया, विद द बर्ड ऑफ प्रे से। बर्ड ऑफ प्रे फ्रेंड्स होते हैं जितने भी पक्षी होते हैं जो दूसरी बर्ड्स को, और जो आप जैसे कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो दूसरी बर्ड्स को या कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उनको बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं। और प्रे का मतलब होता है शिकार, मतलब जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बर्ड ऑफ प्रे किया जाता है। इसके अंदर वल्चर्स आते हैं, ईगल्स आते हैं, और हॉक भी आता है जिसे हम बाज से पहचानते हैं। ही हाउएवर मेड अ डील विद द बर्ड ऑफ प्रे, तो उसने एक समझौता किया उस बर्ड ऑफ प्रे से, मेक श्योर दैट यू डू नॉट ईट माई चिल्ड्रन एंड वी कैन बी फ्रेंड्स। तो मेक श्योर का मतलब होता है कि ये पक्का कर लो, ये पक्का करना, पक्का करना इसका मतलब होता है फ्रेंड कि तुम मेरे बच्चों को नहीं खाओगे, डू नॉट ईट माई, कि तुम मेरे बच्चों को नहीं खाओगे, एंड वी कैन बी फ्रेंड्स, और हम दोस्त हो सकते हैं। तो ये उसने कहा, आउल ने उस ईगल से। द ईगल एग्रीड एट वंस एंड आस्क्ड, जो गरुड़ था वो सहमत हो गया एक ही बार में, और उसने पूछा, प्लीज़ टेल मी हाउ योर चिल्ड्रंस लुक लाइक एंड आई शैल मेक श्योर दैट आई डू नॉट अटैक देम। प्लीज़ टेल मी हाउ योर चिल्ड्रंस, तो उसने एक इंटरो, ये एक कोटेशन मार्क्स के अंदर सेंटेंस है फ्रेंड, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। जो उस ईगल ने वो उनसे पूछा, आउल से, कृपया मुझे बताओ कि कैसे दिखते हैं तुम्हारे बच्चे। लुक लाइक होता है कैसे दिखते हैं, दिखने में लगना। एंड आई शैल मेक श्योर, और ये मैं पक्का करूँगा। आई शैल, एक शैल और विल का हम आगे की के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड अपने सेंटेंस में, फ्यूचर इंडिफिनाइट के अंदर। आई शैल मेक श्योर दैट आई डू नॉट अटैक देम, कि मैं उनको अटैक नहीं करूँगा, मैं ये पक्का करता हूँ। द आउल नेचुरली गेव द रोजिएस्ट पिक्चर ऑफ हिज चिल्ड्रंस टू द आउल, जो उल्लू था वो प्राकृतिक तरीके से उसने दिया, गेव, ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, और नेचुरली एक एडवर्ब है। तो आउल ने दिया, एक रोजिएस्ट होता है, रोजिएस्ट का मतलब होता है फ्रेंड एक उज्जवल, सुहाना या गुलाबी, उज्जवल एक चित्र दिया उनने अपने बच्चों का, टू द आउल को। चित्र दिया मतलब उसने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया अपने बच्चों के बारे में, तो एक तस्वीर दिखाई उसने अपनी बातों से, कहते हुए, दे वर द प्रेटीएस्ट बर्ड्स ऑन द एंटायर ट्री विद ब्यूटीफुल आइज एंड लवली फीट। उसने कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं इस पूरे पेड़ के अंदर, बहुत अच्छे बच्चे थे। विद ब्यूटीफुल आइज एंड लवली फीट, सुंदर और खूबसूरत पंजे वाले, मतलब पाँव वाले, और ब्यूटीफुल, सुंदर आँखें और खूबसूरत पैर वाले। हाउ एवर, अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद, द ईगल वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, जो गरुड़ था वो तलाश में था, लुकिंग फॉर
किसी चीज़ के नहीं है, खाने के नहीं है। एक इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है जो एक पर्पस यहाँ दिखा रहा है फ्रेंड। मैन वर्ब इस सेंटेंस की लुकिंग फॉर है जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, और वॉज इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर ये सेंटेंस है जिसका हिंदी सेंस होता है रहा था, रही थी, रहे थे। तो गरुड़ ढूंढ रही थी कुछ खाने के लिए, एंड ही फाउंड अ फ्यू अगली चिल्ड्रंस इन द नेस्ट। नेस्ट होता है घोंसला, तो फाउंड होता है ढूंढना। कुछ बद्दे बद्दे गंदे और बच्चे उसको दिखे नेस्ट में, घोंसले के अंदर। एंड एट देम अप, और वो उसको खा गई। एट की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ हुई है क्योंकि पास्ट इंडिफिनाइट का हमारा सेंटेंस है ये। क्या मतलब हुआ? उसको मिले कुछ भद्दे बच्चे, कहाँ पर? नेस्ट के अंदर मिले, वो उनको खा गई। द आउल वॉज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है फ्रेंड परेशान या व्याकुल होना, और एब्सोल्युटली होता है बिल्कुल, एकदम। तो एक सिंपल सेंटेंस का क्लोज है हमारा ये। जो आउल था वो बिल्कुल परेशान हो गया, व्याकुल हो गया। व्हेन ही फाउंड आउट दैट द ईगल हैड ईटन हिज किड। तो जब उसने पता लगाया कि द ईगल हैड ईटन हिज किड्स, तो जो गरुड़ है खा चुका था उसके बच्चे। हैड ईटन पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन है फ्रेंड ये सेंटेंस। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट द ईगल, तो उसने शुरू कर दिया चिल्लाना। स्टार्ट के बाद, स्टार्ट ऐसी वर्ब है तो वो एक ऐसी स्पेसिफिक वर्ब है फ्रेंड जो अपने बाद एक जेरेंड को भी फॉलो कर सकती है और एक इन्फिनेटिव को भी फॉलो कर सकती है। तो यहाँ एक जेरेंड के फॉर्म में इस सेंटेंस को लिखा गया है कि उसने शुरू कर दिया चिल्लाना एट द ईगल, उस चील पर। द माइटी बर्ड रिप्लाइड, उस शक्तिशाली बर्ड ने रिप्लाई किया, हाउ वुड आई एवर नो दैट दोज अगली किड्स वर योर्स। तो एक उसने सवाल करा, उसमें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड, और उसने एक डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये सेंटेंस है क्योंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर है। एक रिपोर्टेड स्पीच इसको कहा जाता है, जितने भी सेंटेंस इन अल्फो अपोस्ट्रोफी कॉमा के अंदर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, उनको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है नरेशन के अंदर। नरेशन भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, और उसके भी एक अलग डिफरेंट रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। हाउ वुड आई एवर नो दैट दोज अगली किड्स वर योर्स। तो वो कहता है मुझे कैसे पता होता कि वो जो गंदे बच्चे हैं वो तुम्हारे हैं। योर्स एक पजेसिव प्रोनाउंस है कैटेगरी 2 का। द पुअर आउल वॉज हार्ट ब्रोकन। पुअर यहाँ पर गरीब के सेंस में नहीं आया फ्रेंड, एक बेचारे के सेंस में आया है। जो आउल था वो बेचारा, आउल वॉज हार्ट ब्रोकन मतलब उसका दिल टूट गया। ही रियलाइज्ड दैट, ही रियलाइज मतलब उसने महसूस किया, एक पास्ट इंडिफिनाइट का क्लोज है। उसने महसूस किया कि he realized that he should never have lied to the eagle, कि उसको should have, ये should have जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है फ्रेंड, वो अपने साथ हमेशा एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लाती है, जैसे लाइड यहाँ पर यूज हुआ है। और इस जो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ही शुड नेवर हैव लाइड टू द ईगल, मतलब मुझे उसको उस ईगल से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शुड नेवर कभी नहीं, एक एडवर्ब भी यहाँ पर आई है फ्रेंड्स। तो ही रियलाइज व्हाट, अगर हम वर्ड से इसको क्वेश्चन करते हैं इस सेंटेंस को, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, तो ये सारा हमें ये ऑब्जेक्ट मिलता है फ्रेंड दैट से लेके आगे, क्योंकि दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होने के नाते ये एक क्लोज भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बन गया है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा बन गया है इस फुल स्टॉप तक। फ्रेंड्स इंग्लिश के अंदर 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक ही वर्ब आती है और पूरा मैसेज जो हमारा सामने वाले पे कन्वे हो जाता है। और कुछ एक कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिंग कंजक्शन होती हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे जो पेयर कंजक्शंस होती हैं, आइदर और, नाइदर, नॉर, और, एंड, और ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आती हैं। और बाकी और भी बहुत सी कंजक्शन है
जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आती हैं, जैसे ये दैट यहाँ पर यूज़ हुई है, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती हैं फ्रेंड्स, जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी तीन तरीके के होते हैं फ्रेंड, नाउन एक नाउन क्लोज बनाते हैं, एक एडजेक्टिव क्लोज बनाते हैं, और एक एडवर्ब क्लोज बनाते हैं। और यहाँ पर ये नाउन क्लोज बना रहा है क्योंकि ये हमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर, क्योंकि नाउन हमेशा सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखें, ही रियलाइज, उसने रियलाइज़ किया, हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि रियलाइज एक ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लाती है। उसने रियलाइज़ किया, व्हाट, क्या रियलाइज़ किया। तो हम सवाल करते हैं, जब भी हमें हमारा जवाब व्हाट, हु और होम से मिलता है तो हमें सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट ये सारा, ये पूरा क्लोज इस सेंटेंस में, जो कि एक नाउन क्लोज का काम कर रहा है। ही शुड हैव नेवर लाइड टू द ईगल। सैडली, दुख के साथ, देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट इट नाउ। तो दुख के साथ कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग एक सिंपल सेंटेंस, ही कुड डू अबाउट इट नाउ, कि वो कुछ कर पाता या कर सकता उसके बारे में अब, मतलब सब कुछ उसने खो ही दिया था। तो फ्रेंड, ये थी आज की स्टोरी, और आज की स्टोरी का जो मॉरल है, बोस्टिंग कॉज मोर ट्रबल देन सॉल्व एनी, मतलब शेख ही करना, बोस्टिंग होता है शेख ही करना, हमेशा आपको और परेशानियों में डाल देता है, बल्कि कि कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व करे। तो हमें कभी भी बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स,